हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार बीएड और झारखंड के बीएड का ये प्रैक्टिस सेट 10 है। यदि आप लोग 9 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो जाके इसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि और भी क्वेश्चन पूछना है आपको तो मैं इसमें वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, और या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार और झारखंड बीएड का प्रैक्टिस सेट। साथ साथ आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतुल का जो है ये समान शब्द आपको बताना है, ठीक है। समान शब्द, समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। अतुल, अतुल का क्या होगा? समान अर्थ वाला शब्द। देखिए, इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने डी दिया है वो सही है। अतुल का जो है अद्वितीय, इसका राइट आंसर होगा अतुल का अद्वितीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्लोल का जो है समान अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। कल्लोल का समान अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। क्या होगा कल्लोल का? देखिए, कल्लोल का जो समान अर्थ वाला शब्द होता है वो होता है लहर, ठीक है। लहर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्र, इसका उल्टा शब्द आपको चुनना है, ठीक है। उल्टा शब्द, ठीक है। उल्टा शब्द आप बताइए, वक्र का उल्टा शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, वक्र का उल्टा शब्द क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। वक्र का जो उल्टा शब्द होगा वो होगा सीधा। उसके बाद है ज्येष्ठ का उल्टा शब्द आपको बताना है। ज्येष्ठ का उल्टा शब्द 4 का क्या होगा? देखिए, 4 का आंसर होगा कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कनिष्ठ होगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा उल्टा शब्द। उसके बाद सघन का आपको उल्टा शब्द बताना है। सघन का उल्टा शब्द क्या होगा? सघन का उल्टा शब्द, देखिए सघन का जो होगा विघन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सघन का विघन। ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर 6 का क्या होगा बताइए? अनुचित ढंग से जो है प्राप्त किया गया लाभ, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपलाभ, ठीक है। अपलाभ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य के डायस में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। खाली जगहों को भरने के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा? काव्य के डायस में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो जगह पे आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलाचरण। काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वाक्य में शब्दों के डायस में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बरतनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? तो यहाँ बताइए क्या होगा राइट आंसर? किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रयोग। किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे रीजनिंग का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बताइए क्या होगा? तो सोच के जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो है 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये जो है 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको 324। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 324। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 324 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, धन दुरुपयोग के लिए और लेखन जो है ये किसके लिए होगा? धन दुरुपयोग के लिए तो लेखन किसके लिए होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा?
देखिए यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साहित्य चोरी। धन जो है दुरुपयोग के लिए यदि है तो लेखन जो है साहित्य चोरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड चुनना है। डिफरेंट वर्ड इनमें से कौन सा है? प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र। इनमें से सबसे डिफरेंट अलग वर्ड कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मित्र होगा। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंट चुनना है। कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है? तो इसमें चारों में डिफरेंट कौन सा है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो है ये बी है। 35 जो है डिफरेंट है क्योंकि सारा जो है 9 का गुणज है। ठीक है, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये सब 9 से डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो रीजनिंग में किया गया, देखिए 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 होगा, 7 से 9 होगा, और 9 से जो है यहाँ पे जाएगा तो 9 दो 11 होगा। तो दो दो के डिफरेंट में यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ इस लॉजिक को देखें तो यहाँ 0 से 2, 2 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद जो है 8 बढ़ेगा। यहाँ इस तरह से ये लॉजिक है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे इस लॉजिक को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लॉजिक कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ, तो बनाइए खुद। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे ये है 7 गुना 1 प्लस 1। ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद 8 गुना 2 प्लस 2, 8 दूना 16, 2 18। यहाँ पे फिर तीसरा लॉजिक जाएंगे तो 18 गुना 3 प्लस 3। ठीक है, 18 तिया 54, 3 57। इसी तरह से 57 को हम लोग 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 232 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है। सी डी किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो बोला जा रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ब्रदर हो गया। उसके बाद सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री जो है बी है। ये माँ या पिता दोनों हो सकते हैं। ये पुत्री हो गया तो ये दोनों भाई बहन हो गए यहाँ पे। ठीक है, भाई बहन ये हो गया। उसके बाद ए के पिता डी है, ए के पिता डी हो गए। डी जो है ये पिता है ए के, फादर हो गए। इसका मतलब सी जो है ये मदर है। ठीक है, मदर है ये। क्या होगा? डी, सी और डी में संबंध बोल रहा है, सी और डी में, तो ये पति पत्नी होंगे, पति पत्नी ये दोनों होंगे। तो सी सी डी से किस प्रकार संबंध, सी का पूछ रहा है, सी का क्या होगा? सी क्या होगा? पत्नी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पत्नी। यहाँ पे पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है डेमोक्रेसी से। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्सी शब्द जो है डेमोक्रेसी से बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 16 का सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमान मनी की आयु 47 वर्ष है और जॉन की आयु जो है 13 वर्ष है। कितने वर्षों में श्रीमान मनी की आयु जो है जॉन की आयु की दोगुनी होगी? ये यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अब 13 वर्ष यहाँ पे है, जॉन की आयु 47 वर्ष है, मनी की आयु यहाँ पे 13 दूना 26 करेंगे तो डबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा आगे है ये। ठीक है, तो डबल होने के लिए कितना साल दोनों में आगे हम ले जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे कि जो है दोनों डबल हो जाए। तो सिंपल सा है, मान के चलिए 47 प्लस एक्स वर्ष में जो है ये डबल हो जाएगा जॉन की आयु के। एक्स वर्ष मतलब एक्स, आगे एक्स साल हम लोग जाते हैं आगे तो जॉन की आयु का
डबल हो जाएगा, 2 कर देते हैं, डबल हो गया। यहाँ भी 13, ये 13 है इनका वर्ष, और एक्स वर्ष ये भी आगे बढ़ेगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 47 प्लस एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13×26 प्लस 2x। ठीक है, ये 2x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर कितना हो जाएगा, x कट गया यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 47 माइनस 26, 21 साल यहाँ पे राइट आंसर होगा, 21 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 21 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थी में जो है 78% विद्यार्थी जो है पास कर गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी डिवीजन है वो पास कर गया है। यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है 176 है और 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास आए हैं, 34% फर्स्ट क्लास आए हैं। हमको पहले यहाँ पे दिया हुआ है 78% जो है यहाँ पे सफल हुए, तो असफल हमको यहाँ पे दिया हुआ 176, मतलब कितना 22% बराबर 176 हो गया। यहाँ पे दिया असफल मतलब 22% असफल हुआ है, इसके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से, तो 22% बराबर कितना हो गया 176 हो गया। तो 100% बराबर कितना विद्यार्थी था, तो 176 गुना 100 बाय 22 करेंगे, ये कट जाएगा आपको 11 हो गया, यहाँ 50 और यहाँ काट दीजिए 11, 11 छके 66, 16 85, 800 स्टूडेंट टोटल था। ठीक है, 800 स्टूडेंट में 176 मान के चलिए असफल हो गया। यहाँ पे हमको 800 का 34% निकाला है, प्रथम श्रेणी में जो है वो 34% है, तो 800 का 34% निकाल दिए, 800 गुना 34/100 हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 272। ठीक है, 272 स्टूडेंट जो है ये फर्स्ट क्लास हुए हैं, 272, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉजिक बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है ये है 9 गुना 6, ठीक है, -5, ये दोनों को गुना कीजिए और -5 घटा दीजिए, 9×54 -5 मतलब 49 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों को गुना करना पड़ेगा और ये 3 घटाना पड़ेगा, तब 25 आएगा। तो कौन सा अंक लेंगे जो आपको घटाने के बाद यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 कितना गुना करने के बाद आ जाएगा 7 चौका 28, 7 से गुना कीजिएगा तो आपको 28 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 19 का बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कारखाना, मशीनरी, उत्पाद, तीनों जानते हैं किससे कनेक्टेड है, कौन सा ग्राफ से हम तीनों को यहाँ पे बता सकते हैं, ये तीनों रिलेशन में आ सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ये ऑप्शन नंबर डी में आएगा। मान के चलिए एक बड़ा सा कारखाना हो गया, कारखाना के अंदर मशीन लगा हुआ है, मशीन के बाद उत्पाद हो रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्री, रेलगाड़ी, बस, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे देखिए रेलगाड़ी और बस दोनों ट्रांसपोर्ट्स हो गया, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग रेलगाड़ी है, बस है, कार भी यहाँ पे आ सकता है, तो इस तरह से ग्राफ बन सकता था। यात्री जो है दोनों में जा सकता है, तो यहाँ पे यात्री हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर जो है 2 घंटा 20 मिनट का है, तो देशांतर में अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों 4 मिनट में जो है 4 मिनट में जो है 1 डिग्री देशांतर का यहाँ पे
डिफरेंस होता है, 1 डिग्री का अंतर होता है 4 मिनट में। तो यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट मतलब कितना हो गया, 6×12 +20 मतलब 140 मिनट हो गया। यहाँ पे 140 मिनट में कितना बनेगा, 140/4 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना राइट आंसर होगा, 35 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 डिग्री का अंतर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखिएगा, 4 मिनट बराबर यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर का यहाँ पर अंतर होता है। यहाँ पे 140 मिनट बता रहा है, 2 घंटा 20 मिनट मतलब 140 मिनट हो गया। तो 140/4 कर दिए, यहाँ पे 35 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। देखिए गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। देश में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी होती है, और इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो है कहाँ से होकर बहती है ये आपको बताना है। और लास्ट में बताता हूँ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कहाँ से होकर बहती है ये आपको बताना है। तो ये जो है बहती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। निम्नलिखित में किस राज्य में जो है प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब हो गया, जो पहले मानसून कहाँ पे आता है, पहले मानसून आता है केरल में, उसके बाद रिटर्न जब मानसून होता है तो रिटर्न होने टाइम में ये मानसून कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है मगर तमिलनाडु है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाना पक्षी अभियान जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है। साइबेरियन पक्षी के लिए जो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है साइबेरियन पक्षी के लिए जो बहुत फेमस है, ये कहाँ पे है, ये है आपको राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है ये गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, वो राज्य जो है वो है उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत के पूर्वी तट में जो है प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। निम्नलिखित में सरयू नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या होगा। तो सरयू नदी के तट पे जो है अयोध्या स्थित है। अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए आर्द्रता मापने के लिए जो यूज किया जाता है ये हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, और हाइड्रोग्राफ जो यूज किया जाता है ये बनता है हाइड्रोग्राफ। ये जो बारिश होता है और कितना टाइम में कितना बारिश होता है उसको हाइड्रोग्राफ पे डिनोट किया जाता है। टाइम वर्सेस जल का जो स्तर है, लेवल है, बहाव या बहाव को भी या उसके स्तर को भी, लेवल को मापने के लिए हाइड्रोग्राफ को यूज किया जाता है। हाइड्रोग्राफ उसको हम लोग
बोलते हैं, दोनों के ग्राफ को। जैसे यहाँ पे टाइम हम ऊपर लेते हैं ग्राफ को, यहाँ नीचे मान के चलिए हम लोग लेते हैं इसके जल के बहाव के स्पीड को। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इस तरह से जो ग्राफ बनेगा, ये हम लोग हाइड्रोग्राफ इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेंटोग्राफ हम इसको दिखाते हैं आपको। अब बेरोमीटर जो है ये जो है वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। बेरोमीटर आपको पता होगा, बेरोमीटर जो है वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। पेंटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ होता क्या है पेंटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ये आपको हाइड्रोग्राफ का ये तरह से बना हुआ है, देख सकते हैं। टाइम नीचे लिया है, ऊपर कितना इंच बारिश हुआ है ये डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंटोग्राफ जो बोलते थे, ये है पेंटोग्राफ, ठीक है। रेलवे में यूज किया जाता है। आप बिजली यहाँ से जो है इंजन में लेने के लिए, यहाँ से ये आप पेंटोग्राफ इसको बोलते हैं, इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे जो यूज किया गया है इसको हम लोग पेंटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा इक्विपमेंट है इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। ओवरहेड जो लाइन है, ओवरहेड लाइन जो है उसको जो यहाँ पे ये टच करता है इस वायर को, और यहाँ से बिजली लेती है। इलेक्ट्रिक इंजन जो है रेलवे का, उसके यूज करने के लिए ये पेंटोग्राफ यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कौन कौन 6 फील्ड है? तो कौन कौन 6 फील्ड है? देखिए, शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, उसके बाद अर्थशास्त्र है। तो ये 6 आपको जगह जो क्षेत्र है इसमें आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये भाषण जो दिया गया था, ये स्वतंत्रता जब हम लोग प्राप्त किए थे, और रात में संसद भवन से जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये भाषण दिए थे। लगभग 12 बजे रात में, मध्य रात्रि में जो है ये भाषण दिया गया था। ये दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र भारत से पहला ये संसद भवन में ये आपको भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके पास जो है वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर नहीं है। वीटो के बारे में हम लोग बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीटो पावर क्या होता है सब लोग भी आज मीडिया में देखे होंगे। चीन जो है हर वीटो पावर का यूज करके हर चीज में अरंगा लगा देता है। ये वीटो पावर है, ये किसके पास नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, जर्मनी के पास जो है वीटो पावर नहीं है। यहाँ पे यूके, रूस, यूएसए के पास वीटो पावर है। यहाँ पे चीन, ठीक है, चीन, और उसके बाद आपको फ्रांस, इस सब के पास भी वीटो पावर है। 5 कंट्री को वीटो पावर है यहाँ पे। उसके बाद है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा फॉल के नाम से आप लोग सुने होंगे, तो ये कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये है यूएसए में। यूएसए में जो है नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु जो है निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए क्या होगा। तो तेजाबी एसिडिक मिट्टी जो है उसको जो है कृषि योग्य बनाने के लिए कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने का कारण क्या है? पृथ्वी पर जो है जीव जंतुओं एवं पौधे के अनगिनत प्रकार पाए जाने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल की विविधता। जैव मंडल की विविधता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये बीएड का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग अमीन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जो अमीन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे अमीन का प्रैक्टिस सेट।
तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम क्या है? मानव निर्मित जो है प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेयान इसका राइट आंसर होगा, रेयान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38। तो अर्थशास्त्र शब्द जो है ये लिया गया है यूनानी शब्द से, यूनानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये कार्यकाल जो होता है ये सिर्फ 1 वर्ष का होता है, इनका 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब टीचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो टीचिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्व प्रमुख देन कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्व प्रमुख देन कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए क्या होगा। टीचिंग साइकोलॉजी की जो है सर्व प्रमुख देन कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? नेचुरलिज्म जो है यहाँ पे इन एजुकेशन, इसका प्रबल समर्थक कौन था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। ठीक है, रूसो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? निम्नलिखित में कौन सा जो है शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी शिक्षा, यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यथार्थवादी शिक्षा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त होगा? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो अधिक उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा कुछ अर्थों में कला है और कुछ अर्थों में विज्ञान है। शिक्षा जो है कुछ अर्थों में जो है कला है और कुछ अर्थों में जो है वो विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा जो यहाँ पे शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका निर्माण जो है किससे हुआ, किस शब्द से बना हुआ है? शिक्षा जो है शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका निर्माण किस शब्द से हुआ है, किस भाषा से हुआ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 44 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्ष धातु से हुआ है, शिक्ष धातु से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन का, यह शब्द मूलतः कहाँ से लिया गया? एजुकेशन जो है ये शब्द जो है मूलतः किस भाषा से लिया गया, कहाँ से लिया गया, ये आपको बताना है। एजुकेशन जो है ये किस भाषा का मूलतः शब्द है? क्वेश्चन नंबर 45। ये एजुकेशन जो है ये जो है लेटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लेटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कक्षा में बच्चे जो है शोर कर रहे हैं तो उन्हें शांत करने हेतु आप क्या करेंगे? पहली कक्षा के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं पहली कक्षा के, वो शोर कर रहे हैं तो उन्हें शांत करने के हेतु जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम में जो टीचर है वो कहानी सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कहानी सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये,
बेसिक प्राइमरी स्कूल भवन में कक्षा 5 तक के लिए न्यूनतम रूप से कितने कमरे होने चाहिए? बेसिक प्राइमरी स्कूल भवन में है कक्षा 5 तक के लिए जो है न्यूनतम रूप से कितने कमरे होने चाहिए? मिनिमम कितना कमरा होना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 कमरा होना चाहिए। ठीक है, 5 कमरा होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।